मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए शिल्पी झा की लिखी एक कहानी काउंट योर ब्लेसिंग लेकर आई हूँ। शिल्पी झा जी दिल्ली में रहती हैं और हाल फिलहाल में उनकी एक किताब सुख के बीज कहानियों की प्रकाशित हुई है। फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों जगह उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी काउंट योर ब्लेसिंग। शादी का न्योता पतिदेव को मिला था इसलिए पहनने में ज्यादा चिंता करने की गरज नहीं थी। इस गुम्मे गंभीर इंसान को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से न्योते ही कितने मिलते थे जो ये ध्यान रखा जाए कि पहले की पहनी साड़ी कहीं रिपीट ना हो जाए। हमारी तरफ का कोई होता तो भले ही शॉपिंग करने की जरूरत पड़ती। मैंने नीली सिल्क पर मोर पंखी बॉर्डर और पल्लू वाली साड़ी निकाली। पसंद भी इन्हीं की, सो तारीफ करनी तो पड़ी की ही। वैसे भी इस बोरिंग इंसान को 3 सालों में कहीं जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था जो 4 घंटे की ड्राइव कर ऐसी हालत में मुझे जयपुर उठा लाया। कॉलेज में मेरे सीनियर थे वो, फिर कैंपस प्लेसमेंट के बाद मेरे बॉस भी। 5 साल की नौकरी के बाद अपनी कंपनी शुरू की, वो भी अपने ही शहर में। 3 साल में उनकी लॉजिस्टिक कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ का है। फिर भी इतना डाउन टू अर्थ शरीफ इंसान तुमने नहीं देखा होगा पहले। मैंने सोचा तभी शराफत और सादगी। 3 साल की शादी में इंसान को जज करने के लिए यही दोनों यार्डस्टिक तो सीखे हैं मैंने अपने मियाँ से। बाकी सब सेकेंडरी है, समझी। तो भी ये इंसान मेरे गाल खींचकर मुझे याद दिलाना नहीं भूलता। पता है ऐसा करते ही मेरे हाथ में जो भी होगा मैं दे मारूंगी। हम हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थे। बारात जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों पक्षों को एक जगह जुटकर कार्यक्रम पूरा करना था। दूल्हे मियाँ खुद अपने मेहमानों के स्वागत में लगे थे। फिर भी जगह, साज सज्जा, पहनावा सब में एक किस्म का अभिजात्य था जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाने जरूरी होते हैं। मैं अपने आप में थोड़ी सिकुड़ सी गई। लंबे सफर और गर्भभार से थका जान पतिदेव ने मुझे सहूलियत वाली जगह बिठाकर स्नैक्स की प्लेट लाने चले गए। पति के दोस्तों सहकर्मियों से नमस्ते की औपचारिकता के बीच दुल्हन आती नजर आई। मेरी पलकें झपकना भूल गईं, जैसे नजर ना लगे उसके धानी लहंगे पर टिकी, ना ही सांचे में गढ़ी सुंदरता पर, बल्कि यादों के तहखाने से कुछ ढूंढ पाने, कुछ मिलान करने को बेचैन हो आई। इसको इसको कहीं देखा है मैंने भोले भंडारी को टोहका दिया। पिछले शादी में देखा होगा, दुल्हन के लिबास में सारी लड़कियां एक सी लगती हैं। इन्होंने आलू की टिक्की दबाते हुए जवाब दिया। अरे अरे ये तो मंजू है, मंजूषा, मेरी हॉस्टल में। वरमाला के बाद स्टेज पर वर वधू से मिलने पहुंचे तो मेरी बत्ती जली। उससे अपनी पहचान की पहल में बढ़ाने को आतुर मैं एकदम से हिचक से भर गई। पता नहीं इसे मैं याद भी हूं कि नहीं, लेकिन फाइनल ईयर की उस घटना के बाद कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा हो जो मंजूषा को भूल गया हो। 3-3 बेड वाले 2 कमरों के बीच एक कॉमन टॉयलेट खाली हो तो हम एक दूसरे के कमरों में आवाजाही के लिए दरवाजों का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं समझते थे। हमारे कमरे में तीनों जगहें भरी थी, उस ओर केवल मंजूषा और रीना। जाने क्या वजह रही, 3 सालों में उस कमरे में तीसरे बिस्तर पर कोई नहीं आया। वो जगह भरी होती मंजू के ब्रश, कलर और कैनवस से। हम चारों के लिए मंजू के होने या नहीं होने के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। रीना ज्यादातर हमारे कमरे में पाई जाती, अपने कमरे के सन्नाटे से भागकर जो हमारे शब्दों में एक उदासीन आत्मलीन रूममेट की देन थी। कभी हमारी मजलिस उसके कमरे में जमती तो अपने कैनवस के पीछे आधी छिपी मंजू पर ध्यान जाने में वक्त लगता। पेंटिंग से घिरी वो अक्सर अपने कैनवस से एकाकार हो जाया करती, अपने आप में इस कदर खोई कि हमारे संवेद ठाके उसकी नजर के कोण में 45 डिग्री का भी बदलाव नहीं ला पाते। हालांकि नजरें मिलने पर उसमें एक गर्माहट होती, लेकिन पलकों को उठाकर ऊपर देखने का गुरुतर काम उसे खास रोमांचित नहीं करता था।
18-20 साल जिंदगी के रंगों में आकंठ डूबा हमारा बचपना उसके पैशन को घमंड समझता, जिसका प्रतिदान उसकी ओर से हमारी सामूहिक उदासीनता होती। वो अकेली मेज जाते, अकेली खाना खाती और क्लास के अलावा कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। जिस दिन खराब खाने के विरोध में हमने मेज का सामूहिक बहिष्कार किया, उस दिन भी मंजू खाना खाने वाली 4 लड़कियों में एक थी। बाकी 3 वो जिन्हें हम वार्डन की बिल्लियां बुलाया करते। हमारी बड़ी आई की ईंट उस दिन और बढ़ाई। क्या हुआ जो उसकी एक पेंटिंग प्रिंसिपल के कमरे में लगी थी और दूसरी वीसी के बड़े से चेंबर में? क्या हुआ जो गाहे बगाहे आने वाले अतिथियों को उसकी पेंटिंग गिफ्ट किए जाते वक्त धन्यवाद ज्ञापन में सुश्री मंजुषा का नाम अलग से लिया जाता? बीए की डिग्री तो उसे भी मेरी तरह ही साइकोलॉजी में ही मिलनी थी। वे कॉलेज के आखिरी के कुछ महीने थे। परीक्षा की तैयारियों वाले हफ्तों के दौरान बेमौसम बारिश का दिन। थोड़ा शाम ढले कॉमन रूम की ओर गई रीना चीखती हुई वापस आई। 211 वाली अर्चना टॉयलेट के बाहर बेसुध पड़ी थी, खून के थक्कों के बीच। वार्डन आई, उसकी ओर पड़ताली नजर डाल भद्दी गालियां निकालती लड़कियों पर चीखती रही, फोन मिलाओ इसके लोकल गार्जियन को और दूर रहो तुम सब इससे। रंडी बनने के लिए मेरा ही हॉस्टल बचा था, कोई कुकर्म ना छूटे इन लौंडियों से। गालियों का हिस्टीरिया थमा तो उसके शब्द जुड़े। सहमते से हम तमाशाबीन पीछे की ओर छिटकने लगे। कोई उल्टी दिशा से आया। चप्पल चटकाती वार्डन को उम्मीद नहीं थी कि घर से लाए कपड़ों और किताबों के साथ संस्कारों की पोटली की सार संभाल करती छोटे शहरों की उन लड़कियों में कोई इस तरह उसकी कलाई पकड़कर रास्ता रोक सकती है। वो भी ऐसी गुम्मी लड़की जिसने कभी घुन लगे आटे की रोटियों पर भी ऐतराज नहीं जताया। पहले डॉक्टर को फोन करेंगी आप, अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी लेकर आओ कोई पहले। वार्डन की कर्कश चिक्कम चिल्ली के बाद उस कांपती महीन आवाज में निकली चीख थर्रा देने वाली थी। हम पहले से ज्यादा सहम गए, लेकिन अर्चना की रूममेट्स दौड़कर पानी ले आई। वार्डन की भुनभुनाहट के बीच उसके कपड़े साफ किए गए। ब्लीडिंग रोकने के लिए पुरानी चादर लाई गई। वार्डन की तरेरती आंखों को ठेंगे पर रख मंजू हॉस्पिटल तक गई। रात भर वहीं रुकी रही। अर्चना को हमने उसके बाद नहीं देखा। वो हॉस्पिटल से सीधा घर ले जाई गई। उसका भाई आकर गेट से उसका सामान ले गया। जब तक उसकी रूममेट अर्चना का सामान सहेजती रही, तब तक मंजू उसके साथ गेट से लगी बेंच पर बैठी बातें करती रही। हमारे अविश्वास ने उन 2 घंटों के दौरान हमें खिड़की से हिलने नहीं दिया। जरूर पहले से जानती होगी उसे, पड़ोसी या पहचान वाले होंगे, कौन जाने रिश्तेदारी भी हो सकती है। आखिर में रीना के टोहके ने हमें हमारे बिस्तरों पर वापस भेजा। हम लोगों की तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद मंजू को प्रिंसिपल सर के रूम से कोई बुलावा नहीं आया। ना वार्डन के पास पेशी के लिए उसे अलग से जाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद के हफ्तों में लेकिन वार्डन कुछ कतरासी सी दिखी। खासकर फाइनल ईयर वालियों से दूरी बनाकर उन्होंने बाकी के दिन बिताए। किश्तों से मिली आज़ादी को उनके मिलने की शर्तों समेत तिनका तिनका सहेजती हम लड़कियां छोटे छोटे शहरों से राज्य की राजधानी के उस सरकारी कॉलेज तक पहुंची थी। हमें समाज के सामने उदाहरण बनकर रहने की हिदायत थी। कहानियां बनने का कोई हक नहीं था। अर्चना हॉस्टल की 4 दीवारी के अंदर और बाहर सालों तक दोहराई जाने वाली कहानी बन गई। मतलब शर्तनामे के मुताबिक हमारी बातचीत के लिए भी निषिद्ध। उस दिन से भले ही हमने कुछ कहा ना हो, मंजुषा के लिए खूब इज्जत उमड़ आई मन में। फिर फेयरवेल वाले दिन हम सब खूब नाचे, एक दूसरे के गले मिलकर रोए, मंजू से भी। उसने हम 5 को एक्रेलिक की छोटी छोटी पेंटिंग्स गिफ्ट की। जिंदगी का इम्तिहान हमारी राह देख रहा था। आज इतने सालों बाद भी स्टेज पर मंजू की आंखें पहचान की स्वीकृति में चमक उठी। पतियों की गर्मजोशी के बीच हम एक दूसरे को दुलारते रहे। लौटते वक्त मैं खूब चहकती रही। कुछ जोड़ियां भगवान सचमुच फुर्सत में गढ़ता है। कितना सुंदर भाग्य उसका, जैसी हुनरमंद हिम्मती मंजू वैसा ही सफल संपन्न पति। उसकी तारीफें करती मैं टटोल टटोल कर उससे जुड़ी कहानी ढूंढ कर निकाल कर उन्हें सुनाने लगी।
अर्चना वाली कहानी नहीं। ये चुप रहे बड़ी देर तक, फिर गंभीर से एकदम से बोल पड़े, इसलिए हॉस्टल में रही लड़कियों पर मुझे कभी विश्वास नहीं रहा। जाने कौन कौन से कांड करती हैं, फिर किसके गले बनती हैं। मुझे धक्का लगा, इतना कि एक पल कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। जिस इंसान को पाकर मैं किस्मत पर इतराती फिर रही थी, जो दुनिया का सबसे सुलझा इंसान लगता रहा, उसके मुंह से अपनी वार्डन की भद्दी गालियों की प्रतिध्वनि ने एक पल में प्यार वाले उस रिश्ते में दरक डाल दी। शुरुआती दरकों की गिनतियां वैसे भी याद रह जाती हैं। हनीमून से लौटते वक्त मंजू और कौस्तुभ हमारे घर भी आए। सिद्धार्थ के जन्म के 10 दिन बाद मैं नए मातृत्व में पगी और वो नई शादी में डूबती उतराती। खूब अच्छा समय बीता। फिर हम बेंगलोर शिफ्ट हो गए और गृहस्थी की लहरें हमें अलग अलग दिशाओं में बहा ले गईं। मम्मी फिर मैगी नहीं, रोल्स नहीं खा सकते क्या? जैकेट पकड़कर खींचती सौम्या मुझे स्वप्नलोक से बाहर लेकर आई। मैंने खुद को समेटते हुए पति और बेटे को ढूंढने की कोशिश की। शादी की 20वीं सालगिरह की रस्म निभाने हम गंगटोक की यात्रा पर थे और इस वक्त मेरी गृहस्थी ताशी व्यू पॉइंट के 3 कोनों में बिखरी पड़ी थी। नवंबर की ठंड में कंचनजंगा की चोटी आधे तपे सोने सी चमक रही थी। सिद्धार्थ अपनी जेब से पैसे निकालकर बाइनोक्यूलर को दे रहा था। 17 साल के बेटे को अब इन छोटी जरूरतों के लिए माँ बाप का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी। बच्चों के पापा दूसरे छोर पर रेलिंग के नीचे सड़क को निहार रहे थे। पापा को बोलो ना, जो खाना है ले लो, मैंने भरसक आवाज को मीठा बनाते हुए कहा। सौम्या थोड़ी झल्लाती सी पैर पटकती डेक के दूसरे कोने में पिता की ओर चली गई। 2 महीने में 12 साल, मैंने खुद को याद दिलाया। थोड़ा वक्त ही और बचा है इस झल्लाहट में प्यार मनुहार के बाकी रहने का। उसके बाद तो मैंने फिर सिद्धार्थ की ओर देखा। वो मोबाइल में व्यस्त था। मैंने नजर वापस उस ओर घुमाई जहां चंद मिनट पहले का आश्चर्य मुझे अपनी ओर खींच रहा था। कैंटीन की दूसरी ओर बतूल के पेड़ के नीचे कैनवस सामने रख फोडुंग मठ की ओर निर्मिश देखती ये मंजू ही थी, या मुझे फिर से हेलुसिनेशन हो रहा था, जैसा कि सौम्या मुझे चढ़ाती है। मोटे बूट्स, ढीले ढाले भूरे लॉन्ग कोट, कॉर्डरॉय की पैंट और तिहाई बालों में चांदी बिखेरे, ये मंजू कैसे हो सकती है? उसे भी तो मेरी तरह सुख साधन संपन्न भरी पूरी औरत होना चाहिए था, जो ट्रिप पर आने से पहले पार्लर जाकर लोरियल से बाल कलर करवा सेट भी करवा ले, चेहरे पर पर्ल फेशियल का नूर चमकता हो, चेकिंग हाई बूट्स के अंदर सलीके से दबे हों और कैट आई फ्रेम के सनग्लासेस का ब्रांड दूर से ही नजर आए। बल्कि मुझसे ज्यादा अप मार्केट, क्योंकि वो धनी परिवार में ब्याही गई थी। उसकी सालगिरह तो बल्कि मैटन हॉर्न में स्विस ऑपलस को निहारते प्लान होने चाहिए थे। बिना किसी को कुछ बताए मैं झिझकती उस ओर बढ़ी। ये आजकल मुझे क्या होता जा रहा है? जतन से खड़ी की गई आत्मविश्वास की दीवार हर छोटी बात पर भरभरा कर गिर क्यों जाती है? बात बात पर माफी मांगना, छोटी सी गलती पर खुद से झल्ला जाना। इस समय भी मैं संशय में समय बर्बाद कर रही थी, जबकि पति की तय की गई आइटिनरी के मुताबिक 15 मिनट में हमें यहाँ से लेब्रोंग मठ की ओर निकल जाना था। कंधे पर अनौपचारिक हाथ रखने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीधा कैनवास और डेक की रेलिंग के बीच छोटी सी जगह में उसके सामने खड़ी हो गई। बाय गॉड, मंजू ही तो थी। उसकी आंखों में पहचान की कौंध तुरंत चमकी। उसी तपाक से गले मिले हम, लेकिन ये मेरे गले में क्या अटक गया? उससे लिपट कर ऐसी घनिष्ठता भी तो नहीं थी उसके साथ। फिर क्या जमा था जो पिघल कर बह जाने को आतुर हो उठा? अलग होते होते मैं थोड़ी संयत हो गई। पति और बच्चों को आवाज देकर पास बुलाया और औपचारिकता की बाकी रस्में मुस्कुराते हुए पूरी की। थैंक गॉड शुभी ने पहचान लिया आपको, नहीं तो ये रीयूनियन मिस हो जाता। पतिदेव चहक रहे थे। बट दिस वोंट सफाइस, कल हमारे लाइफ सेंटेंस को 20 साल पूरे होंगे। लेट्स हैव डिनर टुगेदर टू सेलिब्रेट। वी आर स्टेइंग एट समिट और बॉस कहाँ हैं हमारे? होटल में बैठकर कॉल्स तो नहीं ले रहे हैं? नो इश्यूज, ड्रैग हिम टुमारो। आप लोग कहाँ ठहरे हैं? आई लिव हियर 7 years नाउ।
कौस्तुभ तो साथ नहीं, बट आई एम नॉट गोइंग टू मिस योर बिग डे। कल मिलते हैं पक्का। मंजू ने मेरा हाथ पकड़े पकड़े बड़ी सहजता से कहा। मैंने पति के चेहरे पर थिएटर के पर्दे से बदलते रंगों को देखा और हड़बड़ा गई। नंबर तो दो पहले अपना, और पता बताओ। अपनी नर्वसनेस छिपाती मैं पर्स में फोन ढूंढने लगी। स्कूली टाइम टेबल की तरह दिन भर की साइट सीइंग खत्म कर हम होटल पहुंचे। कल सालगिरह थी। बच्चों के अपने कमरे में जाने के बाद रात की रस्म भी तय थी। मैंने चेहरा धोकर फिर से हल्का मेकअप किया, लाल गाउन डाल लिया। कितनी जल्दी निचुड़ जाता है प्यार, और कितना क्रमबद्ध हो जाता है सब कुछ। सुखी गृहस्थी प्यार के अवशेष को दफन कर उसके ऊपर हंसते मुस्कुराते दिखते रहने का नाम है। शायद क्यों हो गई हूँ मैं इतनी सिनिक। मुझे तो खुश होना चाहिए। बेटे को 10th में 95% मिले, पति को सिगरेट शराब की लत नहीं, मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं, दफ्तर से सीधा घर वापस आता है, हर संडे परिवार को बाहर लेकर जाता है। बच्चे पाल लेने के बाद मैंने उन्हीं के स्कूल में फिर से नौकरी शुरू कर ली, और अब लगभग मैं भूल गई हूँ कि एक समय में मैं साइकोलॉजिस्ट थी और सिविल सर्विस के मेंस की तैयारी कर रही थी। फिर वही खटराग, मैं पागल हूँ एकदम सिनिक। वहां बिस्तर पर मुस्कुराता बैठा मेरा पति हाथ में डायमंड ब्रेसलेट लिए मेरा इंतजार कर रहा है, और मुझे तो खुशी से चीख कर उसकी बाहों में होना चाहिए था, और मैंने खुद को रस्म के हवाले कर दिया। ब्रेसलेट खोल दोगे प्लीज, सोते में चुभेगा। निढाल शरीर को चादर से ढकते हुए मैंने मनुहार में कलाई आगे कर दी। खुद से खुल नहीं पा रहा। अच्छा है, हर काम खुद से करने की आदत भी नहीं होनी चाहिए, तभी सुखी गृहस्थी की मालकिन हो, नहीं तो तुम्हारी उस फ्रेंड जैसा हाल होता। जाने कैसा फितूर होता है औरतों में, इस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस का, जो एक शादी संभलती नहीं। इतने शरीफ इंसान को छोड़ यहाँ पहाड़ों में भटक रही हैं। उत्साह में भरकर मैंने एनिवर्सरी डिनर भी स्पॉइल कर ली। अब झेलो फेक फेमिनिज्म को। हैरत है पूरे दिन कैसे जज्ब किए रहे हजरत। एक ही जगह बार बार टीस पहुंचे तो क्या दर्द होना कम हो जाता है? मैं क्यों हर बार औरतों को लेकर पति के ये कटाक्ष चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हूँ? क्यों नहीं उसके कंधे पकड़कर उसे झकझोर डालती? हाउ डेयर यू जज हर। गलत कोड पर रखे कुशन और फर्श के दाग पर कुर्ती हम 40 पार की औरतें अपना सही गुस्सा पहचान लड़ क्यों नहीं पाती? उफ, साइड टेबल पर रखते रखते ब्रेसलेट का लॉक चुभ ही गया। संभल के भाई, हमें अब भी प्यार है शरीर से, इतने निशान तो मत लगाओ। कमरे में अंधेरा था। मैंने आंसू निकल जाने दिए। सुबह हम सुगमों लेकर गए, फिर बाबा मंदिर, हनुमान टोंग। मंजू कॉर्नेट्स का बड़ा सा बुके लेकर रेस्टोरेंट में ठीक 8 बजे हमारा इंतजार कर रही थी, साथ में एक गिफ्ट रैप पेंटिंग। अगर फ्लाइट में ले जाने में मुश्किल हो तो मुझे बताना, मैं कुरियर बुक कर दूंगी। असभ्य हो जाने की सीमा तक उदासीन पति को बार बार मुझे बातचीत में घसीटना पड़ा। डिनर के बाद उनके इशारे को अनदेखा कर उसे जबरदस्ती कमरे तक ले आई। पापा, समथिंग रॉन्ग विद द हीटर इन आवर रूम। बेटे की शिकायत ने पिता को उबारा। वो मैनेजर से बात करने के बहाने कमरे से बाहर निकल गए। अब सुनाओ कैसी हो? उसका हाथ पकड़े सोफा पर बैठते मैंने पूछा। अच्छी हूँ, खूब खुश। यहाँ छोटा सा आर्ट स्कूल चलाती हूँ। हफ्ते में 2 दिन गरीब बच्चों के लिए मुफ्त की क्लास, और बाकी बचे वक्त में यहाँ वहाँ भटक कर कैनवस रंगती फिरती हूँ। तुम थोड़ा पहले आती तो पिछले महीने शिलोंग में एग्जीबिशन थी। मेरी हलचल और बढ़ गई। और कौस्तुभ, मतलब फैमिली तुम्हारी? कौस्तुभ भी मजे में है, बिजनेस काफी बड़ा हो गया है, इज अ बिग बिजी मैन। उसकी आवाज वैसी ही तरल थी। मेरे उड़े चेहरे को देखकर हंस पड़ी। तुम लोग मिल्स एंड बून पढ़ा करते थे ना कॉलेज में? मेरी कहानी वैसी ही थी। बीए के बाद भाई की चिरौरी कर मैंने आर्ट स्कूल से मास्टर्स किया और एक आर्ट गैलरी में असिस्टेंट के तौर पर जुड़ गई। कौस्तुभ पहली बार वहीं मिले थे। अपने नए ऑफिस के लिए पेंटिंग खरीदने आए थे। रिश्ता मुझे नहीं, मेरे परिवार को भेजा गया। मेरे नाइट इन शाइनिंग आर्मर ने अधकचरे से स्टूडियो से मुझे सीधा चांद पर बिठा दिया। इतना प्यार, इतना कि मुझे लगा एक प्यार के रंग के अलावा दुनिया के बाकी सारे रंग झूठे हैं। मेरे पैलेट के सारे रंग सूख गए। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश रंग इंसान समझती रही।
फिर दूसरे साल में माधव और अर्जुन एक साथ आए। मैं पूरी हो गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। बिजनेस, बच्चे सब बढ़ते रहे। बचे वक्त में मैंने फिर से पेंटिंग शुरू की। पहली पति के केबिन में लगी, उसके बिजनेस एसोसिएट्स ने सराही। कुछ घर में, कुछ रिश्तेदारों को भेजी गई। मेरे जीवन में कहीं कुछ आउट ऑफ प्लेस ना था। कौस्तुभ शहर के बिजनेस एसोसिएशन के मेंबर बने। हम और बड़े लोगों में उठने बैठने लगे। जहां जाती सब ईर्ष्या से देखते। माँ नजर का टीका लगाती, काउंट योर ब्लेसिंग्स। भाभी कहती, कितना सुंदर घर संसार मिला है तुम्हें। और पांचवा, छठा, सातवां साल मैं दरकने लगी। धीरे धीरे कब कैसे पता भी नहीं चला। जैसे सिर के ऊपर सारी चमक दमक है और नीचे धरती का पता नहीं। जैसे 500 चैनलों वाले टीवी से बिजली का कनेक्शन चला गया हो। किसी को प्यार करने में केवल उसके प्यार का प्रतिकार ही शामिल थोड़े होता है, खुद का अहम भी तो होता है, खूब सारा। अपने कर्तव्यों का भान और मन प्राण से उसकी पूर्ति का अहम। स्वयं को इन छोटी सोचों से ऊपर रख पाने का दर्द। मैं जितना उदासीन होती जाती, कौस्तुभ उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता दिखाता। सुबह ऑफिस से निकलते समय एक छोटा सा आलिंगन देता, मेरा शरीर ठंडा हो जाता। मैं खो गई थी, पता नहीं कहाँ। सब कुछ था, परिवार, प्यार, पैसा, सब। बस एक मैं नहीं थी। मैंने रंगों के जरिए अपना आत्मविश्वास वापस पाना चाहा। कौस्तुभ ने तुरंत घर के ऊपर एक स्टूडियो बनवा दिया। मेरी कला खूब निखरने लगी। सबने खूब उत्साह बढ़ाया। मुझे लगा मेरे निर्माण का रास्ता खुल गया। उत्साह से भरकर मैंने सोलो एग्जीबिशन लगाई। इनके बिजनेस एसोसिएट्स पहचान का बही खाता उठाए चले आए। सबको पता था यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने का फायदा कहीं न कहीं उनकी बैलेंस शीट में दर्ज होकर रहेगा। शहर के रईसों के दफ्तर, घर मेरी पेंटिंग से सजने लगे और मेरा मन करने लगा कि मैं हर हर कैनवस में आग लगा दूं। कौस्तुभ खूब प्यार करता, मेरी तरफ हैरानी से देखता, लंबी लंबी बहसें करता, लेकिन मेरी ओर से अपने डिफेंस में कहने को कुछ नहीं था। मैं थक कर हर बार खुद को दोष देने लग जाती। पीला रंगों में बहकर कैनवस पे बहने लगती। मेरे रंग और लकीरें और मुखर होने लगे। लेकिन मेरे कदरदानों के लिए महत्व केवल उनके नीचे लिखे नाम का था, जो चाहे किसी भी वर्तनी में हो, लोग उसे कौस्तुभ की पत्नी ही पढ़ते। कितनी पागल थी मैं, जंजीरों से लड़ती अपने ही पंख लहूलुहान कर रही थी। इस शहर में मेरी हैसियत कौस्तुभ की पत्नी के इतर और हो भी क्या सकती थी। एक ही इंसान से सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नफरत की फीलिंग तुम नहीं समझ सकती शुभी। मैं विक्षिप्त होने लगी। तुम सारे कलाकार एक जैसे सिनिकल होते हैं। जिंदगी का सामना करो मंजू, जो है उसमें खुश रहो। भाभी ने डांट लगाई। पागल तो नहीं हो, इतनी सुंदर गृहस्थी में आग लगाने निकली हो। माँ से आश्वस्ति की कोई उम्मीद नहीं। लोग अपने बच्चों के लिए खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बड़े हो रहे बच्चों को उन्हीं पैसों से दूर रखने का रिवाज भी है। दोनों 10 साल के हुए तो हमने तय किया कि बच्चे बोर्डिंग जाएं। कौस्तुभ ने लंबी चौड़ी ट्रिप प्लान की। पहले शिलोंग गए, फिर गुवाहाटी, उसके बाद बच्चों को कोर्शियांग में उनके हॉस्टल ड्रॉप किया। पहचान वालों से दूर आकर मैंने मन टटोला। वापस लौटने से पहले कौस्तुभ यहाँ ले आए मुझे। हम मैफेयर में टिके थे। जितनी सुंदर जगह थी उतनी ही सुंदर शाम। होटल के तिकोनी छत पर ओस की टपकती बूंदें ताल दे रही थी। कमरे की एक ओर की खिड़की से दिखता खूबसूरत अहाता हलचलों से भरा था। कोई प्राइवेट पार्टी चल रही थी। दौड़ लगाते बच्चे, हड़बड़ाते सलीकेदार बेयर, खूबसूरत कपड़ों में 70 पीठ वाली पत्नियां, उनकी पीठ पर अधिकार का एक हाथ रख दूसरे हाथ में ग्लास थामे बेतकल्लुफ पति। मेरी आंखों में जाने क्यों आंसू आ गए। दूसरी ओर की खिड़की से बस बांस के जंगल नजर आ रहे थे। आंखों को यूं बहता छोड़ मैं खिड़की के पास लगी सीटी पर बैठ गई। ठुड्डी खिड़की के चौखट पर रख उन झुरमुटों के पार देखने लगी। कौस्तुभ का पीछे से आना महसूस किया। उसकी बाहों में अपने कंधे घेरे जाने की प्रत्याशा में पूरा शरीर जैसे उसी बांस की तरह सख्त हो गया। कौस्तुभ लेकिन बगल में आकर चुपचाप बैठ गया। थक गई? बच्चों की चिंता मत करो, दे विल बी फाइन। जानती हूँ। पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर तुम्हारा मन करे तो वी कैन हैव अ लुक एट द कैसीनो। सुना है बढ़िया है। मैं चुप रही। कौस्तुभ की निगाहें मेरी नजरों का साथ देती झुरमुटों में जाने क्या ढूंढने लगी। कौस्तुभ,
हम्म, इतना ठहराव था उसकी आवाज में, इतनी शांति। मेरा मन किया अब भी रोक लूं खुद को। नहीं, आज नहीं। आज रोक लिया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। आई आई मीन मैं नहीं जाना चाहती। इट्स ओके, लेट्स पैक एंड हेड द बेड। कल सुबह 9 बजे टैक्सी बुला ली है मैंने। कौस्तुभ, आई डोंट वांट टू गो बैक होम। एक एक शब्द पर रुकते हुए मैंने कहा। लगा जैसे छाती से कोई कर्ज उतार दिया हो। खिड़की की रॉड पकड़े कौस्तुभ की उंगलियां सख्त हो गईं। मैं सांस रोके अपनी सहेली को सुन रही थी। पागल है क्या ये लड़की? सचमुच ऐसा करता है कोई? मैं तो ऐसे पागलपन की हिम्मत कभी नहीं जुटा सकती। और कौस्तुभ? इस बार मंजूषा की आंखों के कोर से कई सितारे झलमिला उठे। कौस्तुभ सच में बहुत अच्छे इंसान है सुची। मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ उनसे। उस बार तो मैं साथ गई फिर लौट आई अपने रंगों के साथ। फिर 1.5 साल हम नहीं मिले। मैं यहाँ की खाक छानती रही, गा रात तिनका जमा कर अपना घरौंदा बनाती रही। कैन यू बिलीव इट्स बीन 7 years आफ्टर दैट? हर साल सर्दियों के 2 महीने मैं जयपुर में बिताती हूँ, सिर्फ कौस्तुभ की पत्नी बनकर, जहाँ ना मेरा स्टूडियो है, ना रंग और ना ब्रश। खूब बन टन कर रहती हूँ, पार्टीज अरेंज करती हूँ, दूसरों की पार्टियों में ठहाके लगाती हूँ। फिर समर हॉलीडे के 3 हफ्ते बच्चे और उनके पापा यहाँ आ जाते हैं, मंजू मैम की फैमिली बनकर। मेरे छोटे से घर में जहाँ साफ सफाई, खाना बनाना हम सब मिलकर करते हैं। कितना सुंदर है सब कुछ, पता है? कार्ड काउंट माई ब्लेसिंग। मैं मरने से बच गई शुचि। मैंने अपने प्यार को भी दफन होने से बचा लिया। एम आई इंटरप्टिंग? दरवाजे पर खड़े हैरत से ताकते पतिदेव ने जब हलक साफ करते हुए आवाज दी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ना जाने कब से मंजू से लिपट कर रोती रही। पता नहीं कब का जमा हिम पिघल कर बहे जा रहा था। नॉट एट ऑल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरे कमरे का हीटर ठीक हो गया है तो आज आप वहीं सो जाइए। मंजू से बातें करने में आज की रात यूं ही निकल जानी है। अविश्वास से फैली आंखें क्षण भर को सिकुड़ी, फिर एट योर सर्विस की औपचारिकता पूरी करते महाशय चिंच लेकर निकल गए। पागल हो क्या? मंजू ने हैरानी से मुझे झकझोरा। नहीं, वही सीखना है तुमसे। तुम्हारी एनिवर्सरी है आज, हर साल आती है। तुम चेंज करोगी? गाउन निकालूं अपना? इतने सालों में पहली बार मेहमान के जाने के बाद होने वाली चिक चिक की मुझे अब कोई चिंता नहीं थी। थैंक यू सो मच।